हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ब्रूनर की थ्योरी और टॉलमैन की साइन लर्निंग। ये जो थ्योरीज हैं आपकी यूनिट 3 से आती हैं। हम लोग यूनिट 3 का सी सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कई सारी हमें थ्योरी पढ़नी थी। ऑलरेडी मैंने इसके कुछ वीडियोस को अपलोड कर दिया है पहले से ही, तो जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा हो वो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो ब्रूनर का थ्योरी है और जो टॉलमैन का है, ठीक है, इसको मैंने बहुत डिटेल में कंटेंट इसका डाला हुआ है। ठीक है, वैसे मैंने जितनी भी थ्योरीज आपको कराई हैं सभी का कंटेंट काफी ज्यादा डिटेल में डाला हुआ है, और यहाँ पे जितने भी आपको ये कंटेंट दिख रहे हैं इनमें से कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो ये ब्रूनर का है, टॉलमैन से काफी सारे क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए हैं। ब्रूनर का जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वहां से भी काफी सारे क्वेश्चंस आए। डिस्कवरी लर्निंग है, स्पाइरल जो करिकुलम होता है, इन सब से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने जो भी कंटेंट यहाँ पे डाला है तो वो पूरा डिटेल में डाला हुआ है। इसी वजह से थोड़ा ये जो सेशन वो है वो लंबा हो जाता है, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब ये ब्रूनर के कुछ आइडियाज है। ब्रूनर कहाँ से आते हैं? ठीक है, जैसे ब्रूनर है, दो तीन बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। जो ब्रूनर है वो किसकी थ्योरी से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे? ठीक है, वाइगॉत्स्की की। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ जिससे आपको ऊपर ऊपर से पता हो कि ब्रूनर की जो थ्योरी है किससे इंस्पायर थी, है ना। जैसे इनकी जो थ्योरी है वो वाइगॉत्स्की की। ठीक है, वाइगॉत्स्की की जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी, है ना, जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी उससे मतलब ये इनका जो विचार था, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस था बाय वाइगॉत्स्की आइडिया ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से ये क्या थे, प्रभावित थे। उनकी जो थ्योरी थी वो इन्फ्लुएंस थी। उसके अलावा इनकी एक बुक है इंपॉर्टेंट, उसका भी नाम आपको याद में रखना है। वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए होंगे कि आप लोगों से ग्रुप के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी आपकी, जैसे इनएक्टिव हो गई, आइकॉनिक हो गई, सिंबॉलिक हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें। इनएक्टिव में आपका मोटर कोऑर्डिनेशन आता है, आइकॉनिक में आपके जो इमेजेस होती है वो आते हैं, सिंबॉलिक में सिंबल आते हैं, है ना, ऐसा। ठीक है, इन सबको मैंने डिटेल में डाला भी हुआ है आगे। अब देखो यहाँ पे ये पूरा डिटेल में है, हम लोग एक एक लाइन को यहाँ पे पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, जो पहली लाइन है वो क्या बोल रही है यहाँ पे, क्योंकि हर एक लाइन अपने आप में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लाइक ओशुबेल। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? ओशुबेल की मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, वो एक जो ओशुबेल थे वो कौन थे? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ब्रूनर सीज द लर्नर एज एन एक्टिव एजेंट, जैसे ओशुबेल थे। ठीक है, और भी जो अदर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, ब्रूनर ने जैसे लर्नर को क्या देखा? एक एक्टिव एजेंट की तरह देखा। ठीक है, ब्रूनर ने जो भी लर्नर्स हैं उनको क्या बोला? एक्टिव एजेंट बोला। emphasizing the importance of existing schema in guiding learning। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी इन्होंने, जो ब्रूनर थे, इन्होंने भी ये भी कॉग्निटिज्म से आते हैं, इन्होंने भी जो स्कीमा, एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस पे बात की। जैसे ओशुबेल ने बोला, ठीक है, ओशुबेल ने क्या बोला था? अगर कोई भी नई चीज हम सीखने के लिए जाते हैं तो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है वो हमें क्या करता है? उसमें हेल्प करता है। ठीक है, उस नॉलेज को रिटेन करने में, उस नॉलेज को मतलब रिलेट करने में। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है वो हमारे लिए एक गाइड की तरह काम करता है, जो हमारी लर्निंग को गाइड करता है। ये चीज ओशुबेल ने भी बोला था। ठीक है, अब ब्रूनर argues that students should discern from themselves the structure of subject content, discovering the link and relationship between the different fact, concept and theories rather than the teacher simply telling them। इन्होंने बोला, ये चीज इन्होंने मतलब एक तर्क दिया, जो स्टूडेंट है, ठीक है, उन्हें जो भी सब्जेक्ट कंटेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट कंटेंट का जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को खुद से उन्हें डेवलप करना चाहिए। ठीक है, खुद से उसको समझना चाहिए। उनके बीच में वो भी जो भी सब्जेक्ट कंटेंट है उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको उन्हें समझना चाहिए। जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज हैं, ठीक है, आपस में उनका क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है, इन सारी चीजों को स्टूडेंट को खुद से समझना चाहिए। इन सारी चीजों को स्टूडेंट को डिस्कवर करना चाहिए। इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की बात की थी। ठीक है, उन सारी चीजों को इन्हें क्या करना चाहिए?
खोज करनी चाहिए, खुद से खोज करनी चाहिए, बल्कि जब टीचर उन्हें सिंपली उसे बताए नहीं, इस चीज को इन्होंने अपोज किया था। इन्होंने सिंपल सी बात यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो लर्नर है वो अपनी नॉलेज को खुद से डेवलप करे, ठीक है, अपनी नॉलेज को, ठीक है, जो भी डिफरेंट फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, जो भी थ्योरीज हैं, जो भी कंसेप्ट है जो वो पढ़ रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, कैसे रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है, तो जो भी सब्जेक्ट कंटेंट उन्हें चाहिए उसको वो खुद से डिस्कवर करे, ना कि जो टीचर उनको सिर्फ बता दे उतना ही वो करे, ठीक है। ब्रूनर hypothesized that usual course of intellectual development moves through 3 stages, मतलब इन्होंने 1966 में एक हाइपोथाइज किया, ठीक है, परिकल्पना की कि जो यूजुअल कोर्सेज होते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के वो 3 स्टेजेस से चलते हैं, ठीक है, कितने स्टेजेस से चलते हैं, 3 स्टेजेस में। कौन से कोर्सेज, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के, ठीक है, मूव्स थ्रू द 3 स्टेजेस। अब वो स्टेजेस कौन सी हैं आपकी, इनएक्टिव स्टेज है, आइकॉनिक स्टेज है और सिंबॉलिक स्टेज है, ये एक ऑर्डर में होती है, ठीक है। हाउएवर अनलाइक पियाजे स्टेजेस, ठीक है, जैसे मतलब पियाजे ने जो अपनी स्टेजेस दी थी वो एज डिपेंडेंट थी, ठीक है, मतलब जो पहली स्टेज होगी फिर दूसरी स्टेज होगी, मतलब एज के हिसाब से उन्होंने अपनी स्टेजेस को डिवाइड किया था, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। पियाजे एंड टू एन एक्सटेंट ऑशुबेल contended that child must be ready or made ready फॉर द सब्जेक्ट मैटर, जैसे प्याजे ने, है ना, उसके बाद फिर इसी चीज को ओशुबेल ने भी आगे इसके बारे में बोला कि जो बच्चा है, ठीक है, उसकी लर्निंग तभी होगी जब वो रेडी होगा, ठीक है, तो हमें ऐसे सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करना चाहिए, हमें सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करने से पहले बच्चे को तैयार करना चाहिए, तो ये सारी चीजें इन लोगों ने बोली थी। बट ब्रूनर ने क्या बोला, ब्रूनर ने जस्ट अपोजिट बोला, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, अभी लाइन याद रखनी है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इन एनी एज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन लिखी हुई है अंडरलाइन कर रही हूँ, प्रोवाइडेड द मटेरियल इज कन्वर्टेड टू फॉर्म एंड स्टेज अप्रोप्रिएट टू द चाइल्ड, ये लाइन आपको पूरी याद रखनी है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये लाइन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, जो जीन पियाजे थे, ओशुबेल थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको हमें रेडी करना होगा, ठीक है, मतलब अगर उनकी लर्निंग करानी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बच्चे को तैयार करना होगा, ठीक है, बच्चा अगर रेडी है तभी उसकी लर्निंग हो पाएगी, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट मैटर उसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो भी कंटेंट उसे दिया जा रहा है उसके लिए बच्चे को तैयार होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसको तैयार करना चाहिए, ये चीज इन लोगों ने बोली। लेकिन जो ब्रूनर थे उन्होंने जस्ट अपोजिट बोला, ठीक है, इन लोगों ने बोला था कि हर स्टेज पे लर्निंग अलग अलग होती है एज के अकॉर्डिंग, लेकिन ब्रूनर ने बोला कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हो किसी भी सब्जेक्ट का, समझ रहे हो, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उन्हें हम किसी भी स्टेज पे किसी भी एज में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझ रहे हो, ये चीज बोली, क्या बोली थी, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इन एनी एज, किसी भी एज में पढ़ाया जा सकता है, बशर्ते, ठीक है, मतलब बशर्ते जो सब्जेक्ट मैटर है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग हम क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे, ठीक है, बशर्ते हम मतलब जो चीज पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी फंडामेंटल जो भी प्रिंसिपल्स हैं किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के हम किसी भी बच्चे को किसी भी एज में हम उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन बशर्ते हम क्या करें, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मटेरियल हम उनको जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उन्हें हम क्या करें, उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट बना दे, है ना, उनकी स्टेज, जैसे आप मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हो, ज्योमेट्री पढ़ते हो, ठीक है, ज्योमेट्री हम 10th में भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्री हम 8th में भी पढ़ते हैं, ज्योमेट्री हम 6th में भी पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है, उनकी एज के जो जिस स्टेज में वो है उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग हम वो ज्योमेट्री का जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मटेरियल है, उनकी एज के अप्रोप्रिएट हम वहां पे कर देते हैं, ठीक है, मतलब हम अगर 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे तो ज्योमेट्री में ये चीजें हमें पढ़ानी है, ठीक है, 7th में पढ़ा रहे तो हमें ज्योमेट्री में ये चीजें पढ़ानी, तो ये चीज किसने बोली थी, आपकी ब्रूनर ने बोली थी। क्लियर है बात, ये स्लाइड क्लियर हुई कि यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, इन्होंने बोला जो लर्नर होते हैं, मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, ब्रूनर ने बोला जो लर्नर होते हैं एक एक्टिव एजेंट होते हैं, इन्होंने एग्जिस्टिंग स्कीमा के बारे में बात की कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमाज होते हैं वो हमारी लर्निंग को गाइड करते हैं,
और इन्होंने बोला जो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है यूजुअल कोर्सेज का वो 3 स्टेजेस में होता है। जो सबसे पहला होता है वो होता है इनएक्टिव, फिर होता है आइकॉनिक, फिर होता है सिंबॉलिक, ठीक है। देन आते हैं जैसे पियाजे ने बोला और शुबेल ने बोला कि बच्चे को हमें तैयार करना चाहिए सब्जेक्ट मैटर के लिए, पहले हमें बच्चे को रेडी करना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला, जस्ट उसका अपोजिट बोला। इन्होंने बोला हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर को, किसी भी मटेरियल को बच्चे के किसी भी एज में हम पढ़ा सकते हैं, बशर्ते हम उस मटेरियल को कन्वर्ट करा दें, ठीक है। बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग हम क्या कर दें, उस मटेरियल को कन्वर्ट करा दें। क्लियर है बातें? कुछ यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये दोनों जो आपको दिखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही स्लाइड है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द नोशन ऑफ स्पाइरल करिकुलम, ठीक है। इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की थी। अब ये स्पाइरल करिकुलम होता क्या है? देखो स्पाइरल करिकुलम मैंने इमेज नहीं लगाई है, ऐसे ही होती है इसकी इमेज। ये है आपका स्पाइरल करिकुलम। ये क्या है आपका स्पाइरल, मतलब हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, ठीक है। सिंपल से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स की तरफ, मतलब जैसे होता नहीं है, embodies the Brunner ideas by spiraling through similar topic at every stage but consistent with the child stage of thought। जैसे मैंने ज्योमेट्री की बात की, ज्योमेट्री आप 6 में भी पढ़ोगे, 7th में भी पढ़ोगे, 8th में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, लेकिन जो लेवल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। वही चीज, मतलब हमें बच्चों को क्या करना है, पहले इजी से स्टार्ट करना है। हम टॉपिक ज्योमेट्री ही उसको सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसको ज्योमेट्री का जो फिगर्स हैं उसको समझाएंगे, फिर फिगर्स के बाद उसके जितने भी ट्राइंगल्स में कितनी एजेस होती हैं, है ना, कितने एंगल्स होते हैं, फिर उसको हम सिखाएंगे, फिर उसकी थ्योरी, फिर उसको कैसे प्रूव करना है ये सिखाएंगे, फिर उसका एप्लीकेशन सिखाएंगे, ऐसे करके, ठीक। तो इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की थी यहाँ पे। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी क्रिएट ऑटोनॉमस लर्निंग, मतलब इनका जो एम ऑफ एजुकेशन है, इंपॉर्टेंट है ये, कि ब्रूनर का जो एम ऑफ एजुकेशन था वो क्या था, बच्चों में क्या करना है, और मतलब जो लर्नर्स हैं दे शुड बी टू क्रिएट ऑटोनॉमस, मतलब लर्नर्स को में क्या करना है, क्रिएट ऑटोनॉमस लर्नर। ये इनका क्या था, एम ऑफ एजुकेशन, मतलब सीखने के लिए सीखना, लर्निंग टू लर्न, दैट इज अ लर्निंग टू लर्न, ठीक है। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू क्रिएट ऑटोनॉमस लर्नर। Cognitive growth involves an interaction between basic human capabilities, culturally invented technologies that serve as amplifier of these capabilities. These culturally invented technologies include not just obvious things such as computer and television, but also more abstract notions, such as the way a culture categorize phenomena and language itself। इन्होंने लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। इन्होंने क्या बोला, जो कॉग्निटिव ग्रोथ होती है किसी भी बच्चे की, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ इंटरेक्शंस नहीं होते, मतलब जो उनका बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ है, या फिर कैसे वो कल्चरी मतलब बेसिक ह्यूमन जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, या फिर जो भी इन्वेंटेड टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, वो सब एक एम्पलीफायर की तरह काम करती हैं इन कैपेबिलिटीज के लिए। लेकिन साथ ही साथ में ये जो टेक्नोलॉजीज है, मतलब कंप्यूटर हो, टेलीविजन हो, है ना, ये सारी इन सब के अलावा एक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नोशन काम आता है, ठीक है, जिसमें इन्होंने लैंग्वेज की बात की थी। किसकी बात की थी इन्होंने, लैंग्वेज की बात की थी। जो ब्रूनर थे वो मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे वाइगॉत्स्की से, ठीक है। दैट लैंग्वेज सर्व्स टू मीडिएट बिटवीन द, इन्होंने जो वाइगॉत्स्की थे उनसे बहुत ज़्यादा, ये वाइगॉत्स्की की जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी थी उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इन्होंने बोला जो लैंग्वेज होता है ना, सर्व करता है मीडिएट बिटवीन द इन्वायरमेंटल स्टिमुली एंड द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब जो हमारा लैंग्वेज है वो एक तरीके का मीडिएटर की तरह काम करता है, ठीक है, मध्यस्थता की तरह काम करता है, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुली है और जो इंडिविजुअल का उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होता है इसके बीच में, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन करके एक बुक लिखी थी, ठीक है। क्लियर है बातें यहाँ पे? अब थ्री मोड ऑफ प्रेजेंटेशन सॉरी, ठीक है, 3 मोड ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब वही है आपका इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। अब ये आपको ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद होना चाहिए, ये नहीं पहले सिंबॉलिक कर दो फिर आइकॉनिक फिर इनएक्टिव, नहीं, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, ठीक है। मतलब हम कंक्रीट से कहाँ जा रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन
आर हाउ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इज स्टोर्ड एंड इनकोडेड इन अ मेमोरी। मतलब मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या है, कैसे हम इंफॉर्मेशन को, कैसे हम नॉलेज को स्टोर करते हैं, इनकोड करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे किसी चीज को आपने देखा, उसको कैसे उसकी इनकोडिंग करते हो आप अपनी मेमोरी के अंदर, वो चीज है। ठीक है, इन्होंने जीन प्याजे की तरह एज रिलेटेड कोई भी स्टेजेस नहीं दी थी, समझ रहे हो। इन्होंने जीन प्याजे की तरह कोई भी एज रिलेटेड stages नहीं दी थी। The mode of representation are integrated and only loosely sequenced as they translate into each other. Brunner was concerned and how knowledge is represented and organized through different mode of thinking. ठीक है, different mode हैं आपकी thinking के यहाँ पे। ठीक, in his research on cognitive development of children, Jerome Bruner proposes the three mode of representation. ठीक है, थ्री मोड। अब यहाँ पे इस स्लाइड में ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट में भी यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी दिया। अब आता है, इन्होंने तीन मोड दिए। ठीक है, तीन मोड दिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए थ्री मोड्स दिए, जिसमें इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जब इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये बिल्कुल एक्शन बेस्ड होता है। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये इमेज बेस्ड होता है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये लैंग्वेज बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? मतलब कह सकते हो यहाँ पे जो नॉलेज मिलती है ना, लिख लेना ये भी, नॉलेज थ्रू एक्शन। ठीक है, एक्शन के थ्रू नॉलेज मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी नॉलेज मिलती है, मतलब हम यहाँ पे पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, सिंबॉलिक में क्या होता है, यहाँ पे जो भी वर्ड्स होते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो सिंबल्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब ये उसमें लिखा हुआ है पूरा डिटेल में। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है आपसे कि जैसे इनएक्टिव मोड है, ठीक है, तो जीन पियाजे की कौन सी स्टेज के साथ ये सिमिलर होता है, ऐसे करके आपके नेट पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सिंबॉलिक मोड है तो जीन पियाजे की कौन सी स्टेज के साथ ये सिमिलर है। ठीक है, ये चीज़ें, तो इसके लिए आपको जीन पियाजे की जो स्टेजेस हैं, मैंने ऑलरेडी इसका डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके देखना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे आप देख पाओगे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेंसरी मोटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंक्रीट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको रिलेट करोगे। ब्रूनर का कंस्ट्रक्टिव जो थ्योरी है सजेस्ट दैट इट इज इफेक्टिव व्हेन फेस्ड विद न्यू मटेरियल टू फॉलो अ प्रोग्रेशन फ्रॉम इनएक्टिव टू आइकॉनिक टू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने ये चीज, मतलब ब्रूनर का जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो सजेस्ट करता है, ठीक है, कोई भी जब न्यू मटेरियल को प्रेजेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो इफेक्टिव वे में हम तभी समझ सकते हैं जब हम इनएक्टिव से आइकॉनिक पे जाएं, फिर आइकॉनिक से सिंबॉलिक पे जाएं। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने उसमें एक्शन, ठीक है, एक्शन वाली फिजिकल एक्शंस का यूज किया, फिर हमने यहाँ पे अपने सेंसस का यूज किया। ठीक है, आइकन्स को देख करके अपने सेंसस का यूज किया। जब सेंसस का यूज कर लिया फिर हमने उसे एब्स्ट्रैक्ट मैनर में अपने माइंड में स्टोर कर लिया। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे बोलेगी। जब इनएक्टिव की बात करते हैं, इसके एज ग्रुप को भी आपको याद रखना है, ये 0 से 1 साल के लिए होता है। अब ये जो इनएक्टिव मोड है, यहाँ पे क्या होता है, मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं। कैसे रिस्पॉन्सेज होते हैं, मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, और ये जीन प्याजे की सेंसरी मोटर जो स्टेज है, ठीक है, उसके साथ ये रिलेट करता है, करस्पॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो भी थिंकिंग होती है वो फिजिकल बेस्ड होती है। ठीक है, इन्फेंट यहाँ पे करके सीखता है। ठीक है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल उस चीज को करके देखेगा। तो ओवरऑल कह सकते हो यहाँ पे फिजिकल एक्शन जो बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आती है। इन आइकॉनिक में यहाँ पे सेंसरी इमेजेस आती हैं। ठीक है, आइकन्स हो गए, है ना। जस्ट अ सेकेंड, एक चीज देखती हूँ मेरे को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपके सेंसरी इमेजेस आती हैं, ठीक है, जो आइकन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम देख पाते हैं, जिनकी पिक्चर हमारे माइंड में होती है। ठीक है, ये सारी चीजें ये कहाँ पे आती हैं, 1 से 6 साल। ठीक है, 1 से 6 साल में। फिर आता है सिंबॉलिक, जब 7 साल, 7+, ठीक है, 7 ईयर ऑनवर्ड। अब यहाँ पे सिंबॉलिक स्टेज आती है। मतलब अब यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे वो किस फॉर्म में होंगी, लैंग्वेज के फॉर्म में होंगी, मैथमेटिकल सिंबल्स होंगे या फिर कोई और सिंबल्स होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी। और ये किसके साथ आता है, आपका प्याजे की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के साथ आता है। ठीक है, किसके करस्पॉन्ड है ये आपका, प्याजे की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के साथ। ठीक है, याद रहेगा।
ब्रूनर ऑल्सो प्रपोजेज एन आइडिया ऑफ स्पाइरल करिकुलम, मैंने बता दिया स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, या फिर रेडीनेस फॉर लर्निंग, ये भी याद रखना, रेडीनेस फॉर लर्निंग मतलब कितनी ज्यादा तत्परता है, ठीक है, लर्निंग के लिए, ठीक है, जहाँ पे लर्नर को क्या दिया जाता है, कुछ बेसिक आइडिया दिया जाता है, मतलब उनकी लर्निंग को इनहेंस करने से, मतलब उनकी लर्निंग को बढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक आइडियाज उनको दे देते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ये सारी चीजें। ही ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट इन द एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज, इन्होंने बोला जो सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो एक तरीके उसका एक मेजर रोल होता है लैंग्वेज एक्विजिशन में। ब्रूनर एक्सप्लेन how this was possible through the concept of the spiral curriculum. This involved information being structured so that complex ideas can be taught at simplified level first and then revisited at more complex level. मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी complex ideas हैं, सबसे पहले उनको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, जितना हो सकता होगा उसको सिंप्लीफाई करके धीरे 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 फिर हम कॉम्प्लेक्स पे लेके जाएंगे। पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कहाँ पे लेके जाएंगे, उनको कॉम्प्लेक्स पे लेके जाएंगे। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हुई, स्पाइरल करिकुलम का यूज करके पॉसिबल हुई। देयरफॉर सब्जेक्ट वुड बी टॉट एट लेवल ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, इसीलिए इन्होंने बोला, इसीलिए लिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मतलब 6 क्लास में जो आप पढ़ रहे हो, उसके बाद 7th में भी सेम टॉपिक पढ़ोगे, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसके बाद 7th से फिर 8th में जाओगे, वही सेम टॉपिक पढ़ोगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरह से हम बच्चों को क्या क्या करते हैं, बच्चों को हम लोग मतलब मोटिवेट करते हैं, जिससे वो जो भी प्रॉब्लम है वो खुद से सॉल्व कर पाए, ठीक है, वो जो भी प्रॉब्लम है वो खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया जो टीचिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, जो बच्चे को एबल करे कि वो खुद से चीजों को समझ पाए, ठीक है, खुद से जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, उनको समझ पाए, उन्हें किस तरीके से उसको पढ़ना है, ये चीज बच्चे समझ पाए, ठीक है। ब्रूनर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है एज अ प्रपोजर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बात की थी। वही डिस्कवरी लर्निंग में यही बोला गया कि जो लर्नर्स हैं वो एक्टिवली अपने नॉलेज को एक मीनिंगफुल वे में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें वो खुद से डिस्कवर करें। द रोल ऑफ टीचर शुड नॉट बी टू टीच इन्फॉर्मेशन बाय रूल लर्निंग, यहाँ पे जो टीचर का रोल है वो सिर्फ ये नहीं है, मतलब टीचर सिर्फ उनके सामने इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट ना करे, ठीक है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को उन्हें प्रेजेंट ना करे जिससे उसको वो रटे, ठीक है। यहाँ पे टीचर का काम क्या है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम है, जो उन्हें सुविधा दे जब उन्हें जरूरत हो, ठीक है। दिस मीन्स दैट अ गुड टीचर विल डिजाइन लेसन दैट हेल्प स्टूडेंट टू डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन द इंफॉर्मेशन, मतलब एक गुड अच्छा टीचर वही है जो अपने लेसन को ऐसे डिजाइन करे जिससे बच्चे खुद से जो भी कंटेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर पाए, ठीक है। द यूज ऑफ स्पाइरल करिकुलम, इन्होंने जो स्पाइरल करिकुलम था उसने एक तरीके का एड किया, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प की, सहायता की, जो प्रोसेस था पूरा डिस्कवरी लर्निंग का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ब्रूनर हैज गिवन द फॉलोइंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द स्पाइरल करिकुलम, ठीक है, स्पाइरल करिकुलम के बेस पे इन्होंने कई सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें रेडीनेस है ना, रेडीनेस मतलब तत्परता, फिर आया था स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आया था गोइंग बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन गिवन और डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, जो चीजें मैंने पीछे बताई हैं वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। मतलब रेडीनेस कहने का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन शुड बी कंसर्न टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ लर्नर, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन देने चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, लर्नर्स के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख के, एंड द कॉन्टेक्स्ट दैट मेक द स्टूडेंट विलिंग एंड एबल टू लर्न, ऐसा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट खुद से पढ़ना चाहे, ठीक है, खुद से वो चीजों को कर पाए, ठीक है। मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट रेडी होना चाहिए उस नई नॉलेज को अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे एक्वायर करने के लिए, मतलब स्टूडेंट शुड बी मेड रेडी, मतलब स्टूडेंट को रेडी बनाना चाहिए, जिससे जो भी वो नई नॉलेज उनको मिल रही है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, उसको वो ग्रैब कर पाए, उसको वो ग्रैब कर पाए। स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड, मतलब स्पाइरल कहने का मतलब क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होनी चाहिए, जैसे इजी यहाँ पे होना चाहिए, फिर डिफिकल्ट, फिर और फिर और फिर और ऐसे करके, ठीक है। गोइंग बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन गिवन, मतलब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, उसके बियॉन्ड जाकर वो उसको और समझे, ठीक है। मतलब इंस्ट्रक्शन मस्ट बी डिजाइन टू फैसिलिटेट द लर्निंग एंड फिल इन द गैप्स, मतलब इंस्ट्रक्शंस ऐसे डिजाइन करने चाहिए जो लर्निंग गैप्स हैं,
ठीक है, जो लर्निंग गैप्स हैं बच्चों के अंदर उसको वो फिल कर पाए। The teacher should not only give the text knowledge, but new information should be provided by considering the psychology of child. Psychology of the child कहने का मतलब क्या है, बच्चे की जो नीड है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए इस टीचर्स को ना खाली टेक्स्ट नॉलेज देनी चाहिए, कुछ नई इंफॉर्मेशन भी देना चाहिए, बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हैं। डिस्कवरी लर्निंग, जहाँ पे बच्चे खुद से खोज कर पाए, ठीक है, एक्टिविटीज कुछ ऐसी प्लान कर लें टीचर जिससे बच्चे वहाँ पे इंगेज होके जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उसको खुद से खोजें, उसको मैनिपुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करें, है ना। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उनके अंदर डेवलप होगी, ठीक है। तो डिस्कवरी लर्निंग हो गया, ठीक है, तो नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल पे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। ये जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, स्टूडेंट फिगर आउट द एट्रीब्यूट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कैटेगरीज दैट हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म बाय द टीचर, ठीक है। कंपोनेंट क्या है, अब ये जो कंपोनेंट है ना, इसको आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। अब जैसे यहाँ पे एक मिनट को, ये आगे पीछे हो गया, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ये क्या है, एक टीचिंग मॉडल है जो टीचर्स यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट है इसके कुछ, ठीक है। ब्रूनर का जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, टीचिंग मॉडल है, उसके क्या कंपोनेंट है, पहला है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, इसको चाहे समझते जाओ, चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो। पहला क्या है, ये ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है, आपकी इंडक्टिव रीजनिंग हो सकती है ना। यहाँ पे जो लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक। फिर आता है आपका दूसरा सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या होता है, सिंटेक्स में क्या आएगा, यहाँ पे क्या होता है आपका, जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आती है, वो क्या आती है, 4 स्टेप। अपनी कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। 4 स्टेप्स आर इंक्लूडेड, यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या, टीचिंग स्ट्रैटेजी हो गया। दूसरा क्या, 4 स्टेप्स आर इंक्लूडेड। पहला क्या है, इसी में ही पहला क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, लिख लो, मैंने यहाँ लिखा नहीं है इसको, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर दूसरा क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ, दिख रहा होगा ना ये, कंसेप्ट। तीसरा क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन कर लिया ना कंसेप्ट का। फिर क्रिएशन ऑफ रिटन, क्रिएशन ऑफ रिटन मैट्रिक्स, रिटन सॉरी मैट्रिक्स नहीं होगा, रिटन रिपोर्ट, ठीक है, रिटन रिपोर्ट। एक सेकेंड मेरे को इसको अलग से बताती हूँ, रुको। आगे रिपोर्ट, मुझे इसके लिए छोड़ देना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, कॉपी में लिख लेना। मुझे यहाँ ऐड कर देना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, रह गया। जब हम बात करते हैं ब्रूनर के कंसेप्ट अटेनमेंट, ठीक है, ये एक टीचिंग मॉडल है, पहला पॉइंट, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना। ये पॉइंट रह गया था, टीचिंग मॉडल है जहाँ पे कुछ कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है। पहला क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव। आप ऐसे ही अपनी कॉपी में बनाओ आप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। फिर क्या आता है आपका, सिंटेक्स, ठीक है। फिर क्या आता है, सिंटेक्स के बाद क्या आता है आपका, सोशल सिस्टम। देन चौथा क्या आता है, इवैल्यूएशन। समझ रहे हो नोट्स कैसे बनाना है, उम्मीद करती हूँ नोट्स सब लोग बना पा रहे होगे ढंग से। जितना अच्छे से नोट्स बनाओगे उतना सही रहेगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है आपका, इंडक्टिव रीजनिंग, है ना। और क्या बोला था, जो आपकी इम्प्रूव करना, लैंग्वेज, क्या बोलते हैं उसको, लैंग्वेज लर्निंग जो स्कूल्स हैं, ठीक है, मतलब इम्प्रूव लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में।
अब जब सिंटेक्स में आओगे, सिंटेक्स में दो पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। जो पहला पार्ट होता है यहाँ पे, जो पहला पार्ट है ये, ठीक है। पहले पार्ट में क्या आता है आपका टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। अब यहाँ जो दूसरा पार्ट होगा वो 4, ठीक है, वहाँ पे 4 स्टेप्स इंक्लूडेड है, दूसरे पार्ट में 4 स्टेप्स आते हैं। जो पहला स्टेप है वो क्या है, यहाँ पे जो पहला स्टेप आएगा यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो दूसरा स्टेप है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट मैट्रिक्स। जो तीसरा स्टेज है वो है आपका क्रिएशन ऑफ, ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, है ना, क्रिएशन ऑफ रिटन रिपोर्ट। अगर इतना भी याद है, फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट, क्रिएशन ऑफ रिटन रिपोर्ट, तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पूरी लाइन भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, फॉर एनालिसिस ऑफ अ कंसेप्ट, ठीक है। और जो लास्ट है वो क्या है यहाँ पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है उसकी प्रैक्टिस कौन करेगा, स्टूडेंट ही करेंगे, है ना, प्रैक्टिस ऑफ कंसेप्ट। ये किसके अंदर आता है, सिंटेक्स के अंदर आता है। अब आते हैं सोशल सिस्टम। जब सोशल सिस्टम में आता है तो यहाँ पे कौन आएंगे, सोशल सिस्टम में आपके टीचर और स्टूडेंट ही आएंगे, और तो कोई आएंगे नहीं। जब यहाँ पे पहला काम क्या होता है, मोटिवेट करना, ठीक है। आप क्या करोगे, जो टीचर्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, आप अपने लैंग्वेज में आप लिख लेना यहाँ पे, बिगनिंग में जो टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे इन बिगनिंग, ठीक है, मोटिवेट करेंगे। उसके बाद एनालिसिस होगा कंसेप्ट का बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे फिर पहले जो जब भी स्टार्टिंग होगी, ठीक है, इन द बिगनिंग टीचर शुड मोटिवेट द लर्नर, ठीक है। फिर क्या होगा सेकेंड में, जो एनालिसिस होगा कंसेप्ट का, एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट, स्टूडेंट देमसेल्फ खुद से एनालिसिस करेंगे वो, ठीक है, याद रहेगा। फिर इवैल्यूएशन, अब इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेके कर सकते हो, है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लो, या फिर ऐसे टाइप के टेस्ट एग्जाम करा लो, ऐसे टाइप जो एग्जाम होते हैं उसको करा लो, उससे इवैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी कॉपी में प्लीज़ ये अलग से लिख लेना, ये रह गया था मेरे दिमाग में, मुझे लगा कि मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन कॉपी में लिख लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है, जस्ट सेकेंड में पेन चेंज कर दूँ, ये वाइट मुझे दिख भी नहीं रहा है, कहाँ है रेड, ये रहा, ठीक है, याद रहेगा। अब ये जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये है क्या, जब हम कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले इनके स्टेप्स पूछे जाते हैं आपके, ये क्या है, स्टेप्स हैं, ठीक है, इसीलिए तो पूरा नहीं है, स्टेप्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। सबसे पहला क्या आएगा स्टेप, आपको ये स्टेप पूछे जाते हैं आपके, सेलेक्ट करना और डिफाइन करना कंसेप्ट को, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया, कंसेप्ट को डिफाइन किया, अब क्या करोगे, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक। फिर उसके बाद आप डेवलप करोगे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, है ना। अब जब एग्जाम्पल्स को आपने डेवलप किया, अब इनको क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे इस प्रोसेस को पूरे स्टूडेंट को, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली आप उनके सामने एग्जाम्पल को प्रेजेंट करोगे, लिस्ट जो भी है एट्रीब्यूट्स के उनको प्रेजेंट करोगे, डेवलप करोगे कंसेप्ट डेफिनेशन को, उससे रिलेटेड जो भी और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उन्हें दोगे, उसके बाद उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट करोगे उस पूरे प्रोसेस के बारे में विद द क्लास, एंड इवैल्यूएशन करोगे। तो ये आपसे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 3 स्टेजेस हैं, जैसे यहाँ पे जैसे 3 स्टेजेस होती है ब्रूनर की कंसेप्ट स्टेट, जो अटेनमेंट स्ट्रेटजी है। फेज 1 जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन करना डेटा का, है ना, आइडेंटिफिकेशन करना कंसेप्ट्स का, ठीक है। फिर फेज 2 टेस्टिंग करना, फेज 3 एनालिसिस करना। मतलब फेज 1 में ऐसे ध्यान रख सकते हो, प्रेजेंटेशन आप करोगे, फेज 2 में आप टेस्टिंग करोगे, फेज 3 में आप एनालिसिस करोगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये हो गए 3 स्टेजेस ऑफ ब्रूनर के, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी, ठीक है। तो ब्रूनर यहाँ पे खत्म हो गया।
ब्रूनर का जो थ्योरी था वो खत्म हो गया, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग टॉलमैन की साइन लर्निंग, ठीक है। इसे दिया किसने था? टॉलमैन ने दिया था, एडवर्ड सी टॉलमैन। बहुत डिटेल में भी इसको भी मैंने डाला हुआ है हर एक पॉइंट को, ठीक है। छोटे छोटे जो एपेटाइट्स हैं, एवर्जन हैं, जिन जिन चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की थी, इनसाइट लर्निंग है ना, कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी चीज़ें मिलेंगी। मीन एंड और रेडनेस क्या है, लेटेंट लर्निंग तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने जो रिवाइज किया था अपनी थ्योरी को, कैथेक्सिस है 6, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल में डाला है, मेरे एंड से आपका कोई भी यहाँ पे पॉइंट छूटेगा नहीं, ठीक है। जो भी मैंने थ्योरी कराई है, मतलब इस चीज को मैंने ध्यान में रखा है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन स्लाइड्स में आपको मिले। अगर आप ऑनेस्टी के साथ पूरा नोट्स बना के पढ़ रहे हो, अगर आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो तब तो फिर कहीं नहीं जा सकता है फिर, है ना। नोट्स तो बनाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, तो बिना नोट्स बनाए आप सोचो सब कुछ हो जाए तो नहीं हो सकता ना। अभी आ जाओ यहाँ पे। अब साइन लर्निंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इनके जो चार नाम अलग से, मतलब इनके कुछ अलग नाम भी हैं, अलग नामों से भी ये साइन लर्निंग जानी जाती है। इन चारों नाम को आपको रट लेना है पूरी तरीके से, ठीक है। पहला क्या है? बिहेवियरिज्म, फिर है कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, फिर है साइन गेस्टॉल थ्योरी, फिर है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिसके मतलब ये जो नाम है इनको आपको पता होना चाहिए कि टॉलमैन को इन नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो थ्योरी थी, एडवर्ड की जो टॉलमैन की साइन लर्निंग थी, इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1930s में, ठीक है। ये कैसे थे? एक न्यू बिहेवियरिस्ट थे। ये जो उनकी थ्योरी थी कैसी थी? न्यू बिहेवियरिस्ट थी, जो एक ब्रिज का काम कर देती थी, है ना। जो कॉग्निटिज्म है वो उन कॉग्निटिज्म का के लिए एक ब्रिज की तरह ये काम करती थी, ठीक है। ये नियो बिहेवियरिस्ट थे। पर्पसिव बिहेवियरिज्म भी इसको बोला जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है, साइन गेस्टॉल थ्योरी भी बोला जाता है, और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो अब इनका पूरा ये नीचे जो लिखा हुआ है ना, इनका एक्स्ट्रा पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जो हाईलाइटेड है यहाँ पे रेड से नीचे यहाँ स्लाइड में, वो तो इम्पोर्टेंट है, बस ये एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ ये एडवर्ड सी टॉलमैन थे कौन, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था यूएसए में, मैसाचुसेट्स इन यूएसए। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए क्वालिफाई किया, मतलब ये क्वालिफाइड थे, और एट एट द एमआईटी। एंड इनको फिर उन्होंने एज अ इंजीनियर इनका करियर था, ठीक है। लेकिन इनको जो जाना जाता है क्योंकि ये साइकोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसी वजह से इन्होंने फिर बाद में एमए किया, फिर पीएचडी किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में। उसके बाद इन्होंने एक लेबोरेटरी का सेटअप किया जहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस होती है ट्रेड की, अब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। जो लर्निंग प्रोसेस है आपकी ट्रेड की, आप खुद से रीड करो, आपको पता चलेगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए होंगे तभी, है ना। खुद से इन्होंने लेबोरेटरी सेटअप की जिसमें इन्होंने स्टडी किया द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द ट्रेड, ठीक है। जो टॉलमैन की थ्योरी है, मतलब टॉलमैन को पर्पसिव बिहेवियरिज्म, ठीक है, इसके लिए भी जाना जाता है इनकी थ्योरी को पर्पसिव। अब ये जो पर्पसिव बिहेवियरिज्म है ये क्या? ये एक पैराडॉक्सियल कॉम्बिनेशन है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का। ध्यान करके अपनी कॉपी में हाईलाइट करके लिख लेना, ठीक है। ये जो पर्पसिव बिहेवियरिज्म है ये क्या है? एक पैराडॉक्सियल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? पैराडॉक्सियल कॉम्बिनेशन है, किसके बीच में? बिहेवियरिज्म और गेस्टाल की जो साइकोलॉजी है। इसके अलावा इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक थी, वो क्या थी? पर्पसिव बिहेवियर में इज एनिमल एंड मैन, ठीक है। इन एनिमल एंड मैन, ठीक है। पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, ये इनकी एक मेजर बुक थी यहाँ पे। अभी आज इन्होंने दो कंसेप्ट के बारे में बात की थी, मोलर कंसेप्ट एंड मॉलिकुलर, ठीक है। दो कंसेप्ट क्या? दो अप्रोचेज हैं ये, मोलर वर्सेस मॉलिकुलर। अब ये मोलर और मॉलिकुलर अप्रोच है क्या, ये आपको समझना है, ठीक है। इससे एनटीए में क्वेश्चन पूछा गया है। जो टॉलमैन की थ्योरी है, इन्होंने मोलर अप्रोच को लिया था। कौन सी अप्रोच को अडॉप्ट किया था? मोलर अप्रोच को, इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इंस्टेड ऑफ मॉलिकुलर अप्रोच बाय द बिहेवियरिस्टिक लाइक वॉटसन स्किनर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो मोलर है ये किसने अडॉप्ट किया था? टॉलमैन ने, ठीक है। और जो मॉलिकुलर अप्रोच है वो किसने अडॉप्ट किया था? आपके जो जेन वॉटसन थे, है ना, और जो स्किनर थे, इन लोगों ने मॉलिकुलर अप्रोच को। दो चीजें क्लियर हुई, मोलर टॉलमैन ने अडॉप्ट किया था मोलर अप्रोच को, और मॉलिकुलर अप्रोच आपके जेन वॉटसन हो गए, स्किनर हो गए, बीएफ स्किनर हो गए, इन लोगों ने मॉलिकुलर अप्रोच को फॉलो किया था। मॉलिकुलर अप्रोच कहने का मतलब क्या है?
मतलब किसी चीज को एज अ होल देखना, यही था। अब ये जो मोलर बिहेवियर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कैसा, अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये कैसा है आपका, पर्पसिव है, हमेशा गोल डायरेक्टेड होता है, ठीक है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ गोल। इट इज नॉट मैकेनिकल एंड स्टीरियोटाइप, मतलब ये ना ही मैकेनिकल है ना ही स्टीरियोटाइप है, स्पाइनल रिफ्लेक्स की तरह। इट कंस्टिट्यूट्स अ गेस्टाल्ट इंस्टेड ऑफ मेयर पार्ट ऑफ इंडिविजुअल विच इज सपोज टू बी बिल्ट अप। यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनके जो गेस्टाल्ट है उसका यहाँ पे गठन हुआ था, ठीक है। टॉलमैन एम्फेसाइज स्टडिंग ऑफ बिहेवियर एज अ कंप्लीट पर्पसफुल एक्सरसाइज। टॉलमैन का ये मानना था, इस चीज पे वो एम्फेसाइज करते थे कि हम किसी के बिहेवियर को अगर स्टडी कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, ये एक पर्पसफुल एक्सरसाइज होती है, मतलब पूरी तरीके से किसी के बिहेवियर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ये एक कंप्लीट पर्पसफुल एक्सरसाइज है, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ अ एक्ट लाइक रैट रनिंग थ्रू अ मेज, यहाँ पे जो मेज लर्निंग होती है, ठीक है, जो रैट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मेज लर्निंग में, ठीक है, वो उनमें टॉलमैन का ही नाम आता है, ठीक है। वही यहाँ पे बोला है, अचीवमेंट ऑफ द एक्ट लाइक अ रैट रनिंग थ्रू अ मेज, अ मैन ड्राइविंग होम टू डिनर, मतलब जैसे जो रैट है वो पूरा जो मेज होता है ना, भूल भुलैया, उसमें रन कर रहा था इधर से उधर रास्ता खोजने के लिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अ मैन ड्राइविंग होम टू डिनर, a child hiding from a stranger, etc. Instead of studying these act in the form of certain sequence of muscle twitches, ठीक है। अब टॉलमैन ने दो टाइप के बिहेवियर की बात की, यहाँ पे टॉलमैन ने कोशिश करना नाम को याद रखना, ठीक है। दो तरह के बिहेवियर की बात की, जिसे ट्रॉपिज्म बोलते हैं या फिर सिंपल रिफ्लेक्स बोलते हैं या फिर डोसाइल टीचेबल रेडी टू लर्न, ठीक है। सबसे पहला सिंपल रिफ्लेक्स और ट्रॉपिज्म, डोसाइल टीचेबल रेडी टू लर्न। जो सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या है, ये जो सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं ये क्या है, इट इज लाइक द स्पाइनल रिफ्लेक्स आर मॉलिकुलर, ठीक है। जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है वो कैसी है, मॉलिकुलर है। जो डोसाइल है वो जो डोसाइल टीचेबल बिहेवियर है वो कैसा है, मोलर है। मतलब ये कैसा है, मोलर है, मतलब ये जो बिहेवियर है वो मोलर अप्रोच को फॉलो करता है, और ये जो बिहेवियर है ये कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, मॉलिकुलर अप्रोच को फॉलो करता है। ये बात समझ में आई। अब आते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल पे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टॉलमैन में इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कौन कौन से थे, तो नीड सिस्टम था, बिलीफ था, बिहेवियर स्पेस थे, ठीक है। इंटरवेनिंग वेरिएबल के जो होते हैं वो लाई कहाँ पे करते हैं, बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्वेबल डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं इनके बीच में जो लाई करता है वो होता है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो सकता है, आपका स्टिमुलस हो सकता है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, आपका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर है, ठीक है। अब टॉलमैन ने तीन तरह के इंटरवेनिंग वेरिएबल दिए, जो नीड सिस्टम, ठीक है, बिलीफ, द बिहेवियर स्पेसेस, ठीक है, आपको सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं। डिपेंड अपॉन द साइकोलॉजिकल डेप्रिवेशन और ड्राइव सिचुएशन एट अ गिवन पॉइंट, तो ये क्या होता है आपका नीड, मतलब आपकी जो आवश्यकता प्रणाली है। बिलीफ की अगर बात करें, मतलब जो आपके विश्वास है, मतलब आपके जो वैल्यूज हैं, मोटिव्स हैं, ठीक है, वो इट रिफर टू अ डिग्री ऑफ प्रेफरेंस ऑफ सर्टेन गोल ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ और वैल्यू इन ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। फिर बिहेवियर स्पेसेस क्या है आपका, organism move in the space, some object attract him and they have positive valence, some repel which have a negative valence। मतलब जब बिहेवियर स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे दो वैलेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वैलेंस, एक होता है आपका नेगेटिव वैलेंस, ठीक है। जब हम पॉजिटिव वैलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स जैसे मान लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स, ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस कब होता है, जब एक दूसरे को ये क्या करते हैं, रेपल करते हैं। समझ रहे हो, एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब पास जाना, रेपल करने का मतलब क्या है, दूर जाना, ठीक है। जो टर्म है वैलेंस इज यूज बाय द आप ये टर्म याद रखना, ये जो वैलेंस टर्म है, नेगेटिव वैलेंस हो या फिर पॉजिटिव वैलेंस हो, इसको किसने यूज किया है, टॉलमैन ने, ठीक है।
कहाँ पे, इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ परसेप्शन। अब ये कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकते हो। देखिए बिहेवियर स्पेसिस में इन्होंने दो तरीके के वैलेंस की बात की इन्होंने। एक पॉजिटिव वैलेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और नेगेटिव में क्या होता है, ये रेपल कर जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव रेपल करने का मतलब क्या है, दूर भागते हैं, अट्रैक्ट करने का मतलब पास आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एपेटाइट्स एंड एवर्जन, भूख और घृणा। जस्ट एक सेकेंड। फिर आते हैं एपेटाइट्स एंड एवर्जन पे। जब एपेटाइट्स और एवर्जन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, दीज आर स्टेजेस ऑफ एजिटेशन। ये जो स्टेजेस हैं वो कैसी स्टेजेस हैं, आपकी एजिटेशन की। अब ये ध्यान रखना, एपेटाइट्स और जो एवर्जन दो स्टेजेस हैं, दो स्टेट हैं, सॉरी, ये जो स्टेट्स हैं ये कौन सी स्टेट है, आपकी एजिटेशन की स्टेट है, ठीक है। द गोल ऑफ, अब ये जो एपेटाइट है इसका गोल क्या होता है, ठीक है, जो गोल होता है एपेटाइट का क्या होता है आपका, is the state of physiological questions, ठीक है, क्वेश्चंस टू बी रीच्ड बाय द कॉमर्स विद द कंज्यूमेटरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो गोल है एवर्जन का, ठीक है, भूख और घृणा, ठीक है, इज द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल क्वेश्चंस टू रीच्ड व्हेन द डिस्टर्बिंग स्टिमुलस सीजेस टू एक्ट अपॉन द ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे हम बात करते हैं टॉलमैन में, टॉलमैन ने ये जो एपेटाइट और एवर्जन है इनको क्या बोला, स्टेट ऑफ एजिटेशन बोला, ठीक है। जो भूख होती है वो क्या है, एक फिजियोलॉजिकल स्थिति है ना, ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल स्थिति है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, ठीक है, टू बी रीच्ड बाय कॉमर्स विद द कंज्यूमेटरी ऑब्जेक्ट। और घृणा, ये जो घृणा है आपका एवर्जन, वो एक ऐसी शारीरिक स्थिति है, ठीक है, जहां पे जो मतलब क्या होता है यहाँ पे हम मतलब जब पूरी तरीके से क्या हो जाता है कि जो मतलब स्टिमुलस जो होता है ना वो डिस्टर्ब करना बंद कर देता है पूरी तरीके से। यहाँ पे जो भी स्टिमुलस है मतलब शारीरिक शांति की वह स्थिति जब शरीर पर परेशान करने वाली उत्तेजना जो है, मतलब उत्तेजना मतलब शरीर पे जो भी स्टिमुलस है, ठीक है, जो हमें डिस्टर्ब कर रही है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो स्टेट कौन सी होती है, आपकी घृणा होती है। वो स्टेट क्या होती है, घृणा होती है, ठीक, एवर्जन। अब आते हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, मैं इसको डिटेल में कराना नहीं चाह रही थी बट मैं एक बार फिर से मतलब इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट से देखो बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये इनका एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट ये है और एक एक्सपेरिमेंट ये है, ठीक है। यहाँ से फिर आपका फिर से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सपेरिमेंट मैंने डाला है तो कुछ जो टर्म्स हैं उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। टॉलमैन मेंटेन दैट आवर लर्निंग बिहेवियर इज पर्पसिव। अब यहाँ पे सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है, इन्होंने बोला जो हमारा लर्निंग बिहेवियर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, पर्पसिव होता है। अभी स्टार्टिंग में देखा, हम अगर किसी को स्टडी करना चाह रहे हैं तो कंप्लीटली उस जिस चीज उसके जब हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो कैसा होता है, पर्पसिव होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे सिर्फ वही अपनी कॉपी में लिख लेना, इनके एक्सपेरिमेंट में पूरा डिटेल में मत लिखना, ठीक है। ये गोल ओरिएंटेड है, रिस्पॉन्स ओरिएंटेड नहीं है। वी लर्न टू एक्सपेक्ट अ गेन समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब किसी चीज को हम जब सीखते हैं ना उससे हमें कुछ मिलता है, मतलब हम क्या यहाँ पे चीजों को सीखते हैं, ऐसे समझो, यहाँ पे हम चीजों को सीखते हैं। टॉलमैन ने इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जहाँ पे इन्होंने पूरा जो इम्पोर्टेंस दिया किस पे दिया, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी पे, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है बस इसी को आपको याद रखना, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया, पर्पसिव बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो ये जो रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी है इस पे इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया और बोला ये एक प्रोसेस होता है हमारी लर्निंग का, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था कब कंडक्ट हुआ था, 1930 में। इन्होंने कई सारे ट्रेन चूहों को क्या किया था, एक भूल भुलैया में डाल दिया था, ठीक है, जिसके अंदर मतलब मेज जो पूरा था वो फिल था वाटर से, और इन्हें क्या करना था, गोल बॉक्स तक रीच करना था। वो यहाँ पे इमेज नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे दिखाती आपको जो पूरा इनका एक्सपेरिमेंट था। आप गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। टॉलमैन का जो मेज है, उन लोग दे वांटेड टू फाइंड आउट द वेदर, मतलब यहाँ पे इनको पूरा स्टिमुलस रिस्पॉन्स का पूरा कनेक्शन था, ठीक है। इन्होंने कॉग्निटिव मैपिंग की थी, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो की पॉइंट की तरह आपके लिए काम करेगा। कॉग्निटिव मैपिंग की थी उस पूरे भूल भुलैया की, मतलब वहां पे उन्हें रास्ते को पूरा खोजना था, ठीक है। इधर उधर वो इधर उधर जा रहे थे, ठीक है, रन कर रहे थे। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट।
सॉरी कॉल था। कहाँ पे थे हम लोग? कॉग्निटिव मैप ऑफ द मेज। मतलब यहाँ पे इन्होंने पूरा स्टिमुलस रिस्पॉन्स का पूरा जो कनेक्शन किया था वो मतलब पूरा यहाँ पे जो पूरी भूल भुलैया थी वहाँ पे कॉग्निटिव मैपिंग थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो मेज यूज किया था उसका नाम क्या था? टी मेज। ठीक है, मतलब जब आप इमेज देखोगे, मैंने इमेज यहाँ पे डाली नहीं है, इमेज देखोगे तो टी जैसे टी बना होता है ना, ऐसे करके मेजिंग थी इनकी। ठीक है, मुझे पूरा एक्चुअली याद नहीं किस तरह से था, लेकिन कुछ ऐसे ही इनका पूरा भूल भुलैया था। ठीक है, द रैट वर ट्रेन इन ए वेयर इन दीज हैड टू टर्न द राइट टू गेट द फूड। मतलब जो रैट थे उन्हें ए मेज के लिए तैयार ट्रेन किया गया हुआ था, लेकिन फिर उन्हें टी मेज में डाला गया जिससे वो फिर अपने कॉग्निटिव का यूज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स है मैंने सिर्फ हाईलाइट कर दिए, उन्हें आपको याद रखना है। अब आ जाओ ये इनसाइट लर्निंग में। इनसाइट लर्निंग में कुछ ये पॉइंट्स हैं, ये याद रखो। ईपी क्या है? एंट्री पॉइंट। सीपी क्या है? चॉइस पॉइंट। एसडी क्या है? शॉर्ट डेविएशन। एलडी क्या है? लॉन्ग डेविएशन। एफडी क्या है? फूड बॉक्स। बी1 बी2 क्या है? ब्लॉक। ठीक है, अब इसी में ही आगे इन्होंने फर्दर और एक्सपेरिमेंट में काम किया था, उससे में ये कुछ टर्म्स हैं वो यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, इन टर्म्स के आपको नाम को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और इसको एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे कोई पॉइंट जो मैंने यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट किए हैं उन्हीं पॉइंट को यहीं पे लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो एक बार रीड कर लेना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आप इनको अगर कॉपी में नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, जरूरत नहीं है लिखने की वैसे भी। अब आ जाओ प्लेस लर्निंग। प्लेस लर्निंग और रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, प्लेस लर्निंग वर्सेस रिस्पॉन्स लर्निंग। जब हम प्लेस लर्निंग की बात करते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया ना, गोल ओरिएंटेड होता है, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी होता है, कॉग्निटिव मैपिंग होती है ना। अब ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, प्लेस लर्निंग वर्सेस रिस्पॉन्स लर्निंग। जब हम बात करते हैं प्लेस लर्निंग की, अब इसको पूरे को समझो। According to Tolman, in the process of learning, an individual does not learn specific stimuli as mentioned by SR theories, but tries to learn about the place where things actually lie. मतलब प्लेस लर्निंग में क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्स करना है इस चीज को नहीं लर्न करता है, वो ये देखता है ये जो स्टिमुलस है वो किस प्लेस पे है, मतलब किस जगह पे है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ट्रेन किसके लिए किया था? रैट को ट्रेन किया था ए के लिए। ठीक है, ए मेज के लिए, बी मेज के लिए, लेकिन इनको रखा कहाँ पे गया? टी मेज में रखा गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन होता है हमें खाली मतलब यहाँ पे सिर्फ उसको ही नहीं सीखना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक स्टिमुली जो है उसको ही हमें यहाँ पे नहीं लर्न करना है, हमें ये देखना है, हमें ये चीज समझनी है कि वो जो स्टिमुलस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, he does not learn a fixed movement sequence but an overlap path by visualizing a total picture of stipulated target। मतलब हमें सिर्फ एक सीक्वेंस में नहीं देखना, पहले स्टिमुलस आएगा, फिर ऑर्गेनिज्म आएगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर स्टिमुलस आएगा, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर रिस्पॉन्स। नहीं, हमें क्या करना है, एक बिगर पिक्चर को यहाँ पे समझना है। ठीक है, पूरे पिक्चर को, पूरे पाथ को क्या करना है, ये जो पूरा पाथ है इसको पूरा क्या करना है, विजुलाइज करना है। ठीक है, जिससे हम टारगेट तक अपने पहुंच पाए। He then tries to bring about the change in his movement and style of functioning in accordance with the needs of the environment। उसके बाद इन्होंने according to the needs of the environment यहाँ पे कुछ changes किए थे। तो ध्यान ध्यान यहाँ पे खाली क्या क्या रखना है कि प्लेस लर्निंग की इन्होंने बात की थी
और किसके बारे में बात की थी, रिस्पॉन्स लर्निंग के बारे में बात की थी, ठीक है। रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी इन द लैंग्वेज ऑफ टॉलमैन, रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड क्या है, वी हैव एन एक्सपेक्टेशन दैट इफ यू गो टू द सर्टेन प्लेस और परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट वी मे गेट समथिंग। ऑब्वियस सी बात है, मम्मी पापा घर में कोई काम कहते हैं तो हमें लगता है कि अगर मैंने पापा मम्मी का ये काम कर दिया तो मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे टॉलमैन ने बोली, नथिंग गेटिंग और getting less than the expected reward may lead to the disruption of a behavior involving frustration। मतलब क्या है कि देखो रिवॉर्ड कहने का मतलब क्या है, हमें कुछ इनाम मिलेगा अगर हम इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। यदि हम एक निश्चित स्थान पर जाते हैं या फिर एक निश्चित कार्य करते हैं जिससे हमें कुछ मिल सकता है, ठीक है, तो हो सकता हो मतलब उससे जो रिस्पॉन्स हमें वो रिवॉर्ड हमें मिले या फिर ना मिले, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है जिससे यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होता है। टॉलमेंस एक्सपेरिमेंट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी। तो सिंपल से इस में भी आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, जब इसकी बात करते हैं प्लेस लर्निंग में, तो यहाँ पे हमें सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो सीक्वेंस होता है उसको नहीं लर्न करना है, बल्कि ये लर्न करना है कि एक्चुअली में वो कहाँ पे लाई कर रहा है। ये चीज़ अपनी कॉपी में लिखना है। रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी में क्या करना है कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अगर हम यूजीसी नेट के लिए आप इस कंटेंट से पढ़ रहे हो तो आप ये मतलब चाहते हो अंदर से कि मेरा नेट क्लियर हो, ठीक है, आपको यही रिजल्ट चाहिए होगा ना कि हाँ अगर मैं ये इस कंटेंट को पढ़ रहा हूँ, इतना मैं टाइम इसमें दे रहा हूँ तो इसका कुछ मुझे रिवॉर्ड मिले, और रिवॉर्ड क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे कहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। अगर हमें उस रिवॉर्ड से कुछ कम या फिर वो रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। मान लो कि अगर आपने पूरा डिवोट होकर के यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन किया, ठीक है, लेकिन आपका नहीं होता है सिलेक्शन, ठीक है, ठीक। अगर जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसके लिए कंटेंट यूजफुल है, और जिसका इसी कंटेंट को पढ़कर अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तुरंत ही अनसब्सक्राइब करने लगेगा, दूसरे चैनल्स को ढूंढने लगेगा, है ना। ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन आती है। तो इसीलिए रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी को इन्होंने क्या किया है, एक अपने एक्सपेरिमेंट में अलग से बहुत मेजर इंपॉर्टेंस दी है। लेटेंट लर्निंग मतलब यहाँ पे छुपी हुई जो लर्निंग है ना। टॉलमैन ऑल्सो स्पोक ऑफ टाइप ऑफ लर्निंग दैट रिमेन डोरमेंट फॉर कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम इन एन इंडिविजुअल बिफोर इट डिस्प्लेड इन हिज बिहेवियर। मतलब छुपी हुई भी लर्निंग होती है, ठीक है। मतलब जब तक वो हमारे व्यवहार में नहीं आती है, मतलब तब तक हमें उसके बारे में नहीं पता चलता। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर है वो कैपेबिलिटी, लेकिन वो हमें खुद को नहीं पता होती है, ठीक है। द इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स एग्जिस्टेंस व्हेन सुटेबल मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी अराइजेस। होता नहीं है कि मतलब होती है कि बहुत सारी कहते नहीं है कि कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं जो हमारे अंदर हिडन है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। जब तक हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ना, जब तक हमें उस चीज़ के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता, तब तक हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट भी काम करता है। अच्छा, ठीक है। मीन एंड रेडनेस अकॉर्डिंग टू टॉलमे दिस इज प्योरली एन एक्वायर्ड कॉग्निटिव डिस्पोजिशन, ठीक है। प्योर इन द सेंस इट इंड्योर्स independently of the present motivational state of organism. He may know where food is, whether or not he is hungry. The expectation is complete product of means and readiness. मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सिर्फ मीन एंड रेडीनेस की बात, मतलब मीन्स है, मीन्स मतलब हमारे क्या है, ये जो तत्परता है उसको हमें एंड करना है, ठीक है, अंत करना है इस तत्परता का, ठीक। ये मीन्स एंड रेडीनेस है ये, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं एक बार भी बता दूंगी कि कौन कौन सी स्लाइड में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही डाल दिया है, ठीक है। अब ये टॉलमैन ने अपनी जो लर्निंग थी है ना उसको रिवाइज किया था, ठीक है। अब मैंने सामने ही यहाँ पे लिख दिया, जैसे आप लोग को इधर उधर भगना ना पड़े, कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैथेटिक्स कहाँ से लिया, इक्विवेलेंस बिलीफ कहाँ से लिया इन्होंने, सबसे कुछ ना कुछ। ये जो टॉलमैन थे वो किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, गुथरी से, ध्यान रखना। जो टॉलमैन थे वो गुथरी से और फ्राइड है, फ्राइड और जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ना, मतलब बेसिकली ये जो इन्फ्लुएंस है सबसे ज़्यादा वो गुथरी से ही सबसे ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और इन्होंने कई जो भी फ्रॉइड हैं और स्किनर है, इनसे
कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया था। जैसे कैथेक्सिस इन्होंने कहाँ से लिया था, फ्रॉइड से लिया था। इक्विवेलेंस बिलीफ कहाँ से लिया था, स्किनर से लिया था। फील्ड एक्सपेक्टेंसी आपके कर्ट लुईन से लिया था। फील्ड कॉग्निशन मॉडल गेस्टाल्ट से लिया था। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन हेल से लिया था। मोटर पैटर्न इन्होंने गुथरी का जो एसआर कनेक्शन था वहां से लिया था। ये लर्न होने चाहिए, पूरे लर्न करो, ठीक है, ये लर्न करो। अब कैथेक्सिस में क्या है जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिया, वही आपको लिखना है, ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये एक लर्न टेंडेंसी है जहाँ पे एसोसिएशन होता है कुछ ऑब्जेक्ट का अपनी, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट का ड्राइव के साथ। मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना लिख लो, एसोसिएशन होता है सर्टेन ऑब्जेक्ट का विद सर्टेन ड्राइव्स, ठीक है, इतना ही लिखो सफिशिएंट है। ठीक, यहाँ पे दो तरीके के कैथेक्सिस होते हैं, एक पॉजिटिव कैथेक्सिस होता है, एक नेगेटिव कैथेक्सिस होता है। ठीक है, पॉजिटिव कैथेक्सिस क्या होता है, जब वेजेंस मतलब हमारा जो हंगर है वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है पॉजिटिव, जो नहीं होता है तो वो नेगेटिव कैथेक्सिस होता है। इक्विवेलेंस बिलीफ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सब गोल हैज द सेम वैल्यू एज द मेन गोल, ठीक है, सब गोल हैज द सेम वैल्यू एज द मेन गोल। मतलब अगर स्पोर्ट जो अचीवमेंट है वो टेम्परेली रिड्यूस की जाए, रिड्यूसेस आर कॉम्पिटिटर नीड्स फॉर लव, द अचीवमेंट हैज सर्व एज एन इक्विवेलेंस। यहाँ पे ये इक्विवेलेंस बिलीफ के अंदर आता है, जो सब गोल है वो हैज द सेम वैल्यू एज द मेन गोल। ठीक, फील एक्सपेक्टेंसी मतलब यहाँ पे जब वन लर्न what tools can be used for what task और वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब किस चीज के लिए कौन सी चीज हमें यूज करनी है, किस तरह से कैसे किस प्लेस से कैसे आगे जाना है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे कैसे जाना है, ठीक है, तो ये आता है। तो फील एक्सपेक्टेंसी जो है आपकी कॉग्निटिव मैपिंग से निकल के आती है। ठीक, और ये जो फील एक्सपेक्टेंसी है ये कहाँ से ली गई है, कर्ट लुईन से ली गई है। फील कॉग्निशन मोड ये आपके गेस्टाल्ट से आता है, ठीक है, जहाँ पे परसेप्चुअल फील विद सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Tolman offered very little explanation on this type of learning, yet it should present a way of approaching problem-solving situation through arranging the perceptual field with a certain configuration. ठीक है, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन हल से इन्होंने लिया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ड्राइव इन अकॉर्डिंग्स, ये बिटवीन ड्राइव इन अकॉर्डिंग्स विद डिजायर्ड आउटकम्स लाइक लर्निंग टू सेटिस्फाई हंगर विद फूड, थ्रस्ट विद वाटर इन एनिमल्स, ठीक है, ये सारी चीजें ये यहाँ कहाँ से लिए, हल से लिए। ठीक, मोटर पैटर्न मतलब एसोसिएशन होता है स्टिमुलस और मूवमेंट के बीच में, ठीक है, और ये गुथरी की जो एसआर कनेक्शन है, ठीक है, उससे सिमिलर है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो चीज़ें मैंने सिर्फ हाईलाइट की हैं वही लिखनी है और नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे मैं एक बार टॉलमेन में बता दे रही हूँ क्योंकि टॉलमेन में मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया था, इस वजह से मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको लिखना क्या क्या है, ठीक है। देखो, साइन लर्निंग क्या है, नियो बिहेवियरिस्ट, ये आपको लिखना है। ये जो चारों नाम है ये आपको लिखना है। इन्होंने स्टडी किया था लर्निंग प्रोसेस ऑफ ट्रेड्स के बारे में, जो उन्होंने लैब को सेटअप किया था। उसके अलावा ये जो पर्पसिव बिहेवियरिज्म है वो क्या है, एक पैराडॉक्सल कॉम्बिनेशन है आपके बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी एनिमल एंड मैन पे। ठीक, फिर मोलर वर्सेस मॉलिकुलर अप्रोचेस, ठीक है, मोलर जो अप्रोच है वो आपके जो स्किनर है बिहेवियरिज्म है, ठीक है, उन लोगों ने बिहेवियर्स जितने भी उन्होंने इस अप्रोच को फॉलो किया था। मोलर अप्रोच को आपके टॉलमैन ने फॉलो किया था। ठीक, इन्होंने बोला था जो किसी भी के बिहेवियर को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कैसा होता है, कंप्लीटली पर्पसफुल एक्सरसाइज होता है, ये चीज इन्होंने बोली थी। ठीक, इन्होंने बिहेवियर को दो टाइप के बताया, एक होता है सिंपल रिफ्लेक्स या फिर ट्रॉपिज्म जो मॉलिकुलर अप्रोच फॉलो करता है, एक होता है डोसाइल टीचेबल जहाँ पे रेडी टू लर्न मतलब मोलर कंसेप्ट को ये फॉलो करता है। ठीक, फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, जो नीड सिस्टम है, बिलीफ है, ठीक है, बिहेवियर स्पेस। अब ये जो बिहेवियर स्पेसेस है दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव बैलेंस, एक होता है नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन से होते हैं, जो स्टिमुलस और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल। फिर आते हैं एपेटाइट एंड एवर्जन। जो एपेटाइट होता है वो स्टेट होता है जहाँ पे मतलब एपेटाइट क्या है, ये दो तरीके की स्टेट ऑफ एजिटेशन है, ठीक है। एपेटाइट की अगर बात करें ये क्या है, फिजियोलॉजिकल क्वेश्चंस है टू बी रीच बाय द कॉमर्स विद द कंज्यूमेटरी ऑब्जेक्ट। और जो गोल ऑफ एवर्जन है जहाँ पे वो स्टिमुलस जो हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी बॉडी में एक हमारी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वो क्या हो जाता है, एक तरह से खत्म हो जाता है। एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में खाली आपको ये याद रखना है यहाँ पे जो लर्निंग होती है पर्पसिव होती है, उसी चीज़ को इन्होंने स्टडी किया था। ये गोल ओरिएंटेड होता है, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी की बात इन्होंने की थी, कॉग्निटिव मैपिंग के बारे में बात की थी। और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो कौन सी इमेज पे किया था, इन्होंने टी इमेज पे किया था। ठीक, ये चारों पॉइंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब प्लेस लर्निंग और रिस्पॉन्स लर्निंग का जो नाम याद रखना, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी हो गई यहाँ पे, ठीक। फिर लेटेंट लर्निंग क्या है, मीन्स एंड रेडिनेस, ये है यहाँ पे, ठीक।
ये नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाओ, ये टॉलमैन की रिवाइज लर्निंग है, जहाँ पे आपको ये तो पूरा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा लर्न करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। और जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं इसके लिए, कैथेक्सिस के लिए, इक्विवेलेंस बिलीफ के लिए, फील्ड एक्सपेक्टेंसीज के लिए, ब्लू से जितनी हाईलाइटेड है वो खाली अपनी कॉपी में आपको लिखना है। अब आ जाओ एजुकेशन इम्प्लीकेशन पे। अब ये जो थ्योरी है, ठीक है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखना ही नहीं है, एक बार आपको सिर्फ रीड करना है, ठीक है, इसको भी आपको सिर्फ रीड करना, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने तो इसलिए डाल दिया है जैसे आप लोग कभी पढ़ो तो आप लोग को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। दिस थ्योरी हाईलाइटेड व्हाट इज टू बी टॉट टू द चाइल्ड देयरफॉर शुड पर्पसफुल एंड शुड लेड हिम टुवर्ड्स द सम क्लियर कट गोल्स। मतलब ये जो थ्योरी है इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि बच्चे को हमें जो कुछ भी पढ़ाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, वो किसी न किसी वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। No learning is wasteful. Attempt at learning are never in vain, although no immediate purpose may appear to be served through such effort. मतलब कोई भी लर्निंग हो, अगर जैसे कोई भी एक अटेम्प्ट कर रहा है, एक अटेम्प्ट हो सकता है उसका वेस्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है उसकी वहाँ पे लर्निंग नहीं हुई है, ठीक है, वो आगे चल के वो उसे क्या करेगी, उसकी उसके जो भी उसकी लर्निंग है उसको स्ट्रेंथ करेगी। Children, while learning, should not be forced to follow a routine, obvious path, but should be encouraged to explore as many as possible. मतलब चिल्ड्रन अगर जब लर्निंग के जब चिल्ड्रंस की लर्निंग हो तो उस टाइम पे उन्हें इस चीज़ के लिए नहीं रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि तुम्हें ये फॉलो करना है, ये शेड्यूल बनाना है, तुम्हें 5 घंटे पढ़ना है, तुम्हें 6 घंटे पढ़ना, नहीं। उन्हें इस चीज़ के लिए इंकरेज करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना हो सकता हो टास्क को परफॉर्म करें। A reward और reinforcement is not essential for every step. जो reward और reinforcement है वो हर step के लिए essential नहीं हो सकता है, ठीक है। We learn so many things throughout our life for which we are reinforced by no other reward than the satisfaction of learning itself. मतलब जो reward और reinforcement है वो हर जगह पे काम नहीं आएगा, ठीक है, हर जगह पे हर गोल को रीच करने के लिए काम नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारी इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है, वो भी यहाँ पे ज़रूरी होती है। फिर जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं लाइक इन्वायरमेंटल का जो सराउंडिंग्स है, ड्राइव्स हैं, जो प्रीवियस लर्निंग है, अब ये लिख लेना कॉपी में, जो एज है, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारी लर्निंग के हर स्टेप्स को, ठीक है, जो हमारी पूरी जो प्रोसेस होती है लर्निंग को वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड करते हैं ये इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी टॉलमन की, ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारी यहाँ पे डाल दी। लेट मी जस्ट चेक कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है यहाँ पे। ये जो साइन लर्निंग में हमने प्लेस लर्निंग की बात की, रिवॉर्ड लर्निंग की बात की और लेटेंट लर्निंग की बात की है, हाँ ठीक है। अब इसमें से कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं हुआ, ठीक है, मेरे नोट्स में जितना भी था, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी था वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो आप क्लियर होंगी। जस्ट अ सेकेंड। और आप लोग भी अपने एंड से नोट्स बना रहे होंगे, अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया आप लोग का दिसंबर का, तो टाइम है, जितना ज़्यादा नोट्स बनाओगे उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए भी। बिना नोट्स बनाए अगर पढ़ रहे हो तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ रहे होगे, क्योंकि बिना नोट्स बनाए मुझे तो नहीं लगता कि चीज़ें समझ में आती होंगी। देखो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, मैं बता दे रही हूँ, इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम लोग ये भी तो हो गया, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, ब्रूनर हो गया, हाँ। इसके बाद का जो सेशन होगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ जो नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है, जो हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बंडूरा की जो सोशल लर्निंग है ना, बंडूरा की जो सोशल लर्निंग है, ठीक है, जहाँ पे मॉडलिंग की बात की गई है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा जो गैगने का जो 9 इवेंट है उसको यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। गैगने का 9 इवेंट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है, दोनों पे ही यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और क्या बचता है आपका, गैगने का 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा एक अगर बचेगा टाइम तो सोशल लर्निंग, ठीक है, सोशल लर्निंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यूनिट का 3C है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो इधर आके देख लो यहाँ पे, एक मिनट, ये रहा,
ये तो प्रिंसिपल्स हैं। यूनिट 3C में देख लो, आई थिंक कल आपका यूनिट 3 का C कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग D पे मूव कर लेंगे, ठीक है। रुको मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग हम पढ़ रहे थे, बिहेवियरिस्टिक हम लोग ने पढ़ ली है, कॉग्निटिव अभी हम लोग को बंडूरा की भी पढ़नी है, ठीक है, वो पढ़ लेंगे। सॉरी, कॉग्निटिज्म भी हो गई है, अब सोशल लर्निंग जो थ्योरी है, ठीक है, उसको पढ़ लेंगे, ठीक। फिर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे गैगनी हो गए, हल्का हो गया आपका, है ना, इसका हम लोग को पढ़ना, बंडूरा हो गए, ठीक है। सोशल लर्निंग का कंसेप्ट क्या है, सोशल कॉम्पिटेंस क्या है ना। मतलब इसके बाद का जो सेशन रहेगा वो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन वहाँ पे यूनिट 3 का C आपका पूरा ओवरऑल मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। सेशन लंबा होगा, लेकिन जो जितने भी पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, सोशल रिकॉग्निशन हो, सोशल रिलेशनशिप हो, सोशलाइजेशन हो, ये सारे पॉइंट वहाँ पे, क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट है, बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का D सेक्शन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। उम्मीद करती हूँ ये जितने भी सेशंस मैं आप लोग को कंडक्ट कर रही हूँ वो सब आपकी स्टडी में आपको हेल्प कर रहे होंगे, आप लोग भी प्रॉपर से अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे हर चीज़ का। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो, है ना। और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं हो, डू ज्वाइन द टेलीग्राम ऑल्सो। अभी मुझे थोड़ा सा मतलब टेलीग्राम पे मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, जब मैं जैसे जो भी टाइम होता है वो कंटेंट में चला जाता है, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं टेलीग्राम पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सभी बैक टू बैक शेयर करना स्टार्ट करूंगी। एक बार आपका नोटिफिकेशन आ जाए तो थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ कब एग्जाम होना है, तो चीज़ें होती नहीं कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है तो माइंड सेट हो जाता है। तो अभी मेरा दिमाग में सिर्फ यही है कि आपका जो कंटेंट है एक बार मैं पूरा आपको रिवाइज करा दूँ, क्योंकि मैं एक मैराथन सेशन भी लाने के लिए सोच रही हूँ हर यूनिट का, ठीक है। 2 आवर्स का रहेगा वो मैराथन सेशन, लेकिन एक बार ये नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक, ठीक है। टिल देन हम लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको भी हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है, वो सब भी करेंगे। और सेशन अगर यूजफुल लगे, वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियोस को लाइक भी करिएगा, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।